भी आए। और राजस्थान की जनता, राजस्थान के लोग अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सरल होते हैं, सहज होते हैं और सीधी बात बिना लाग लपेट के रखते हैं। रविंद्र, बिल्कुल। अब अगर हम सत्र की बात करें तो अगला सत्र होगा सबका साथ सबका विकास। जी हां, अपने अगले सत्र में चर्चा के लिए हम 2 खास मेहमानों को आमंत्रित करना चाहेंगे। हमारे पहले विशिष्ट मेहमान मौजूदा कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी मिलने से पहले संगठन में कई अलग अलग पदों पर रहकर अपना दायित्व निभाते आए हैं। आपने अपनी पार्टी यानी बीजेपी की सरकार ना होते हुए भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कई विकास कार्य किए और आपकी इसी छवि को जनता ने सराहते हुए दूसरी बार आपको चुनाव जिताकर विधायक बनाया। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय मंत्री अविनाश गहलोत जी को। जोरदार तालियां हो जाए। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे श्री अविनाश गहलोत जी का, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार। और अगले खास मेहमान की भी हम यहां पर चर्चा करना चाहेंगे, जिक्र करना चाहेंगे, झाबर सिंह खर्रा साहब। जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करते हैं यूडीएच मंत्री प्रदेश सरकार में श्री झाबर सिंह खर्रा। तालियों के जोश में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये जो संवाद है वो सबके साथ को लेकर है, सबके विकास को लेकर है। जी हां, राजनीतिक विरासत में मिली आपको और श्री माधोपुर पंचायत समिति के जिला परिषद सदस्य और प्रधान भी आप रहे। शेखावाटी में बीजेपी के दिग्गज नेता होने के साथ ही आप पूर्व में सीकर भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी सहयोगी प्रियंका राय को। Over to you, Priyanka now. तो न्यूज 18 राजस्थान के मंच से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए अविनाश गहलोत और झाबर सिंह खर्रा जी का, क्योंकि सेशन का नाम है सबका साथ सबका विकास। तो शुरुआत खर्रा जी आप ही से करते हुए, आप तो कहते हैं 2-3 से ज्यादा बच्चे हो तो सरकारी योजनाओं का फायदा ही ना दें, कैसे करेंगे सबका साथ और विकास? देखिए, एक बहुत कटु सत्य है। बढ़ती आबादी, घटते संसाधन, और जब आबादी बेलगाम बढ़ेगी, संसाधन बिल्कुल न्यून हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से उस देश की आर्थिक स्थिति भी उसी प्रकार अस्थिर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो कहीं न कहीं हमें इस बात को लेकर आमजन को सजग करना पड़ेगा, पहले सामाजिक स्तर पे और फिर सरकार के स्तर पे, कि आबादी एक हद से ज्यादा नहीं बढ़े, तभी देश अच्छी तरह से आर्थिक प्रगति कर सकता है। देश के नागरिकों का सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से अच्छी तरह से जीवन शैली बन सकती है, रहन सहन बन सकता है, आर्थिक संपन्नता बन सकती है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, आर्थिक संपन्नता का गला निरंतर नीचे गिरता चला जाएगा। मैंने जब ये बयान दिया था, उसके बाद हमारे कुछ बड़े विद्वान विपक्षी दल के नेताओं ने कुछ बहुत सारे कमेंट्स किए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब उनकी सरकार थी और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर 2 बच्चों का प्रतिबंध लगाया, या उससे पहले हमारी सरकार ने पंचायत राज और स्वायत्त शासन में 2 बच्चों से ज्यादा वालों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया, उस दिन उनका विरोध क्यों नहीं था? ये एक सांकेतिक कदम थे, समाज को एक मैसेज देना था कि अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो परिवार को सीमित रखना पड़ेगा। इसी प्रकार एक सरकार ने मैसेज दिया कि अगर आपको अच्छी तरह से सरकारी नौकरी करनी है तो परिवार को सीमित रखना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी में और राजनीतिक जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए अगर परिवार को सीमित रखने का विकल्प दिया गया, लोगों ने उसका पालन भी किया, तो समाज में एक मैसेज निश्चित रूप से गया होगा। बिल्कुल, तो एक मैसेज न्यूज 18 राजस्थान के मंच से भी कि अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है, तो परिवार सीमित रखना बेहद जरूरी है। अविनाश गहलोत जी,
सबका साथ सबका विकास, इस स्लोगन के साथ कैसे बढ़ रही है सरकार? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत की मूल भावना है सबका साथ सबका विकास और वसुधैव कुटुंबकम, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सभी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए जाति, पंथ, मजहब, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर समाज के उन वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से पिछले 8 महीने में जो जन कल्याणकारी फैसले किए, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, मैं सोचता हूं और पूरा राजस्थान ऐसा सोचता है कि ऐसा कार्यकाल पिछले 8 महीने का माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सीधा सीधा राजस्थान के आम गरीब लोगों से जुड़ा हुआ सरोकार के फैसले, जन कल्याण के फैसले माननीय मुख्यमंत्री ने किए। निश्चित ही हम सबका उद्देश्य ये रहे कि हम सबको साथ लेकर चलें, हम सबको उनकी क्षमता के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ में आगे बढ़ाने का काम करें और इसी उद्देश्य के साथ में राजस्थान सरकार और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान की जनता के 70% परिवार को लाभान्वित करने के लिए मुस्तैदी से काम करा, तत्परता से काम कर रहा है। बिल्कुल, तो सबका साथ हो और सबका विकास हो, यही उम्मीद राजस्थान को भी है, राजस्थान वासियों को भी है। जाबर सिंह खर्रा जी, क्योंकि इस बयान को लेकर आप हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, 2 या 3 से ज्यादा बच्चे ठीक नहीं है, योजनाओं का फायदा नहीं देंगे। अब ये बताइए कि अगर योजनाओं का फायदा नहीं देंगे, आपको लगता है कि ये जरूरी भी है, तो इसे कब धरातल पर ला रहे हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक ही ध्येय वाक्य है और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी इसी सोच को लेकर चल रहे हैं। ये सारी बातें वास्तविक रूप में आम जन के मानस तक पहुंचे और वो अपने आप में इस बात को महसूस करें कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अगर सुरक्षित रखना है, हमारे इस देश को विकसित करना है, मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत से कुछ कड़े नियम वो अपने जीवन में अपने आप उतारें तो ज्यादा बेहतर है, वरना फिर एक समय ऐसा आएगा जब सरकार को कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर आप खुद से नियम को अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो सरकार को ये नियम लाना पड़ेगा। अविनाश गहलोत जी, सोशल लॉ एंड जस्टिस आपका डिपार्टमेंट है, क्या आपको लगता है कि सभी को न्याय मिल पाता है? क्योंकि हम भी खबरें लगातार ये चलाते रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पुलिस के पास जाते हैं तो कंप्लेंट नहीं लिखाई जाती। क्या आपको नहीं लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको और इसे कैसे निभाएंगे आप? देखिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे राजस्थान की जनता के लगभग आधे से ज्यादा हिस्से की सेवा करने का अवसर मिला है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर आप लोग कुछ 100 लोगों की और कुछ 1000 लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान की आबादी का 1 करोड़ से ज्यादा का जो परिवार है, जो संख्या है, वो मेरे विभाग से लाभान्वित है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एमबीसी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, दिव्यांग के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, समाज का वो वर्ग जो समाज में पिछड़ा हुआ आज की तारीख में, और इन सबकी संख्या अगर हम लोग मिला लें तो राजस्थान की संख्या में लगभग 1 करोड़ के करीब लाभार्थी जो हमारे विभाग से हैं। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए, दिव्यांगों के लिए क्या किया आपने खास? देखिए, हमारा विभाग वृद्धजन पेंशन स्कीम चलाता है, जहां वृद्धजनों को एक उम्र, लगभग हम लोग सोचते हैं कि वृद्धजन की उम्र जो है वो 60 साल के करीब सीनियर सिटीजन की हम लोग मानते हैं। उसके बाद में जब आदमी शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। अगर कहीं उसके वृद्धजन के परिवार में कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है, जो हमारी समाज का दुर्भाग्य हम कह सकते हैं, उनके लिए ओल्ड एज होम की व्यवस्था भी हमारे विभाग द्वारा की जाती है। अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें अपना घर संस्थान जो है, मैं उसके बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, नारायण सेवा संस्थान है, अपना घर संस्थान है, ऐसे अनेक संस्थान हैं जो अपने चैरिटी फंड से ये काम करते हैं।
दिव्यांगों के लिए हमने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिव्यांगता की श्रेणी 7 तरह की थी, अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में इसको बढ़ाकर 21 तरह की कैटेगरी कर दी है। हम लोग जो 40% के ऊपर है वो राज्य सरकार को लाभ देती है, 80% के करीब जो ऊपर डिसेबिलिटी होता है उसको केंद्र सरकार की तरफ से होते हैं, और जो 100% डिसेबल है उनको भी अनेक तरह की आर्थिक रूप से पैकेज है वो हमारी सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी योजना, लगभग हमारे विभाग के अंदर 86 स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट की अभी चल रही है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो योजनाएं हैं जिनका बखान कर रहे हैं अविनाश गहलोत जी, वो लोगों तक पहुंचे भी, उसका लाभ भी लोगों को मिले। झाबर सिंह खर्रा जी, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, जितनी उम्मीदें थी बीजेपी को वो पूरी नहीं हो सकी। अब लोग कह रहे हैं कि जाट का साथ नहीं है बीजेपी के साथ, ये बड़ी वजह है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, बहुत साफ बात है, जी। इसमें कोई एक कारण नहीं रहा, अनेक कारण थे। और मेरा बीच में एक बयान भी आया था कि व्यक्ति को जुकाम होता है, अगर वो 2 दिन सावधानी बरते तो जुकाम ठीक हो जाएगा, लापरवाही बरतेगा तो बुखार बनेगी, बुखार में अगर वो फिर सावधानी बरत ले तो 3 दिन या 4 दिन में बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर फिर लापरवाही बरती तो फिर वो निमोनिया और पता नहीं आगे से आगे रोग बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारे साथ तो हुआ। लापरवाही बरत रहे हैं, दवाइयां ले ली आप लोगों ने? हम कुछ मामले ऐसे थे कि एक तो हमारा कार्यकर्ता अति उत्साह में था, जी। दूसरा 400 पार के नारे के साथ जो संविधान बदलने का अफवाह विपक्षी दलों ने आमजन के बीच फैलाई, हम उसकी सही ढंग से सफाई नहीं दे पाए। इसके अलावा बहुत सारे कारण रहे। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया उसे लोगों के बीच उस से भ्रम हटाने को का हम ये वजह रही। ठीक नहीं कर पाए। और बाकी रही बात विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रवार सब जगह अलग अलग बातें हुई हैं। जाटों ने अभी झुंझुनों में हमको भरपूर वोट दिया, चूरू में हमारे खिलाफ भरपूर वोट दिया, बीकानेर की सीट जाटों की वजह से हम जीत के लाए। तो हर जगह अलग अलग कारण रहे हैं जी। और उन कारणों का सही तरह से पहचान करके हम उसका सही समय पे निदान नहीं कर पाए। इस वजह से लोकसभा में हम पिछड़ गए। तो ये गलतियां हुई भारतीय जनता पार्टी से। उम्मीद है कि ये गलतियां आगे ना हो और शुभकामनाएं भी, क्योंकि उपचुनाव भी होने वाले हैं। देखिए, व्यक्ति ठोकर खाता है, जी। संभलता है, संभल कर खड़ा होता है, उस गलती से सीखता है और फिर तेजी से आगे बढ़ता है। तो तेजी के साथ आगे बढ़ने का दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अविनाश गहलोत जी, सामाजिक सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी। क्राइम रेट आपको पता होगा, राजस्थान में आए दिन लूट, छीन, डकैती, हत्याएं हो रही हैं। इन सबसे पार कैसे पा पाएगी सरकार? क्योंकि अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं, क्राइम रेट कम तो करना पड़ेगा सरकार को। देखिए, सरकारें किसी भी दल की हो, चाहे वो स्टेट की हो चाहे हमारे सेंट्रल की हो, सबका ये ध्येय होना चाहिए कि हम लोग जहां कहीं सत्ता में रहें वहां अपराध भी कम हो, महिलाओं के प्रति सम्मान भी पूरा हो, नौजवानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता रहे और समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ हम लोग उचित सम्मान के साथ में न्याय कर सकें। अगर 2018 से लेकर 23 की बात अगर हम लोग करें तो जो क्राइम रेट राजस्थान में था, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार, उसमें राजस्थान लगभग नंबर 1 पे था पूरे ऑल इंडिया के अंदर। बिल्कुल। उस समय की जो तात्कालिक परिस्थिति थी उसमें कांग्रेस सरकार का जो झगड़ा था उनसे वास्तविक रूप से जो कानून व्यवस्था थी वो संभली नहीं गई, वो लोग सरकार बचाने में लगे हुए थे। लेकिन उसके बाद जब 2023 दिसंबर में हमारी सरकार बनी, उसके बाद का क्राइम रेट अगर हम लोग देखें, रेशियो हम लोग देखें तो कहीं नीचे आया है। हमारी सरकार के प्रथम 7-8 महीने का अगर हम लोग देखें तो उस समय सरकार का जो पहले 6 महीने का 8 महीने का देखें तो हमारा कम है। लेकिन फिर भी मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था ठीक बनी रहे। ये जो घटनाएं, कुछ घटनाएं जो हो रही वादा करते हैं आप यहाँ बैठे लोगों से कि क्राइम रेट 0 पर लेकर आ पाएंगे? निश्चित ही। देखिए, समाज बड़ा है, कहीं न कहीं इस क्राइम रेट को कम करने के लिए सबसे पहले समाज के उन लोगों को भी देखना होगा जो कुछ छोटे मोटे कारणों की तरफ से अपराध को कारित करते हैं। हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। सरकार तो अपने स्तर पर करती है, लेकिन हमें भी कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा कि महिलाओं के प्रति, मातृशक्ति पर सम्मान हो, बड़ों के प्रति सम्मान हो। और छोटे छोटे आजकल जो राजस्थान में ये जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसका कारण भी अपराध का बढ़ना बड़ा हुआ है। राजस्थान के बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट हैं,
हनुमानगढ़ हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, पंजाब से लगता हो जो क्षेत्र है वहां नशे की जो तस्करी हो रही, तस्करी के कारण ये धीरे धीरे राजस्थान में बढ़ रहा है नशे का नशा कारोबार। तस्करी लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है, इस पर भी लगाम लगाने की जी, जरूरत है। बिल्कुल, और जब हमारा बात भी बात। क्राइम की हो तो इसमें भ्रष्टाचार का नाम भी सामने आता है। झाबर सिंह खर्रा जी, एसीबी के आरोपों को लेकर क्या कहेंगे आप? एसीबी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप तय किए हैं आप पर, इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? कोर्ट का फैसला आने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है? कुछ भी नहीं और किया। एसीबी कोर्ट का कहना है कि आपने किया है भ्रष्टाचार। मेरी कोई भूमिका ही नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी थी, अगर आप कोई टेंडर करेंगे उसमें माल सही आ रहा है नहीं आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी या तो तकनीकी अधिकारी की है। ठीक है, तो अब या इंतजार विकास करना है अधिकारी कोर्ट की के है। फैसले का। लेकिन अतिक्रमण पर आते हुए खर्रा साहब, क्योंकि अतिक्रमण काफी ज्यादा है प्रदेश में, लोगों को समस्याएं भी होती हैं, जाम भी लगते हैं इसकी वजह से। कब तक अतिक्रमण का सफाया हो पाएगा प्रदेश में? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जी। मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग अतिक्रमण की शिकायत करते हैं और उसके बाद अब जब हम अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उनमें से बहुत से लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में भी खड़े मिलते हैं। और इसीलिए अब की बार हमने पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई जी। और ये तय हुआ कि भजनलाल जी के निर्वाचन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत करनी है, ताकि पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि जब मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बाकी मंत्री हों, चाहे विधायक हों, बाकी कार्यकर्ता हों, उनको भी इस बात को अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से जमा लेना है कि उनके क्षेत्र में भी फिर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। और बिल्कुल लगातार सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई करते हुए ये मैसेज भी दिया जाता है कि अतिक्रमणकारी कोई भी हो, अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कितना भी प्रभावशाली हो। जी जी। अविनाश गहलोत जी, चूंकि अब 2047 विजन लेकर सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार भी है, कहां देख पा रहे हैं प्रदेश को क्राइम रेट में? देखिए, हमारा संविधान सामाजिक न्याय, समानता, सद्भाव इसकी बात करता है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना भी है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर विकसित राजस्थान का संकल्प भी पूरा करेंगे और विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। समाज का प्रत्येक तबका, युवा हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वृद्धजन हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, महिला हो, ये सब समाज के प्रमुख अंग हैं। इन सबकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जिम्मेदारी पूरी सक्षम तरीके से हम लोग पूरा करेंगे और संविधान के अंतर्गत जो अधिकार इन लोगों को दिए गए, संविधान हमारा जो कहता है उसके अनुरूप अगर आजादी के 75 ईयर्स के बाद भी अगर गांव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, आवास नहीं है, तो ये सब कौन पूरा करेगा? ये सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे उस दलों की है, उस सरकार की जिम्मेदारी है। समस्याएं चली आ रही है और हर तो 5 साल में सरकार मैं भी आपसे बदलती इतना है। कहना चाहता हूं कि ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से हो, चाहे नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो, चाहे रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के माध्यम से हो। तो ये जितनी भी जमी हुई धरातल की चीजें हैं जो आज आम व्यक्ति को आवश्यकता है, ये जब पूरी होगी तभी हमारा विकसित भारत का सपना पूरा होगा। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार लगे हुए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, राजस्थान की सरकार लगी हुई है। तो मैं आपको इतना स्पष्ट कहता हूं, अगर काम हमारी सरकार ने नहीं किया होता तो 11वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं होते। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मैं 2027 तक 30वीं आर्थिक शक्ति भारत को खड़ा करके रखूंगा, तो ये कहीं न कहीं उनके दूरदृष्टि विजन का परिणाम है। और निश्चित ही 2047 भारत विश्व की नंबर 1 आर्थिक व्यवस्था भी बनेगा, सामाजिक ताकत भी बनेगा, सैन्य ताकत भी बनेगा। गरीबी रेखा की जो लाइन है उसको खत्म करके हम लोग उनको उससे बाहर निकालेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनेगा, सक्षम भारत बनेगा, समर्थ भारत बनेगा। ये तभी तो बनेगा जब आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो व्यक्ति एक राष्ट्र नायक के रूप में खड़ा है पिछले 10 वर्षों में, मैं सोचता हूं कि ये भारत का सौभाग्य एक प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति हमें मिले हैं, जिन्होंने सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, रोजगार के तमाम साधन
जितनी जरूरत है देश की जनता को, उन्होंने पूरा करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। बड़ा और सवाल ये है जो कि लगातार क्या क्रम है, ये भारत भी चलता तीसरी रहेगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा 2047 तक, और ये तभी हो सकता है जो वादे किए गए हैं सरकार की ओर से वो पूरे हों। झाबर सिंह खर्रा जी, सीकर के श्री माधोपुर के जनता से आपने कई सारे वादे किए हैं, कब तक पूरे होंगे? देखिए, मेरा पहला वादा था जी कि श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को अपराध मुक्त रखेंगे, और आज की तारीख में हम हमारे इस वादे को 90% पूरा कर चुके हैं। कुछ छोट-मोट एक आधी घटनाएं हो जाती हैं, उनके कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी घटना बिल्कुल बंद हो चुकी है। अपराधी या तो विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर छोड़ चुके हैं या शांत होकर अपने घर पे बैठ गए। इसके अलावा रही विकास की बात, तो कल से विकास की शुरुआत करके आया हूं, कुछ शिलान्यास किए हैं और अब ये सिलसिला लगातार आगे जारी रहेगा। समस्या और समाधान एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले 2-3 साल में हम श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र को न्यूनतम समस्या वाले विधानसभा क्षेत्र के रूप में पूरे प्रदेश में पहचान दिलाने में कामयाबी हासिल करेंगे। बिल्कुल। अविनाश गहलोत जी, अपने क्षेत्र में विकास का कार्य कर रहे हैं आप? देखिए, अगर मैं बात कहूं तो 2018 से पहले मेरी इतनी कोई ना पॉपुलैरिटी थी, ना कोई इतना जानता था, लेकिन पार्टी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मेरी जेतान क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है। पहली बार मुझे कम उम्र में विधायक बनने का अवसर मिला, और अगर मैंने विपक्ष में रहते 5 सालों में काम नहीं किया होता तो शायद मुझे 2023 में दोबारा विधायक बनने का अवसर जेतान की जनता नहीं देती है। तो मैं सबसे पहले तो जनता ने मोहर लगा दिया आपके काम पर। मैं न्यूज 18 के माध्यम से मेरे जेतान के उन तमाम परिवार के सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस कम उम्र में मौका दिया है आप लोगों की सेवा करने का, और फिर मुख्यमंत्री जी ने मुझे राजस्थान के गरीब लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। मैंने पिछले 5 वर्षों में, जब मैं एमएलए था तब मैंने विधानसभा में मैं वो सदस्य था जिससे सबसे अधिक सरकार से सवाल पूछे, मैं वो सदस्य था जिस सबसे ज्यादा धरने प्रदर्शन किए, जनहित के मुद्दे सरकार के बीच में रखे, और मैंने विकास के काम की अगर मैं बात करूं तो मैंने 500 करोड़ से ज्यादा के काम मेरे पिछले 5 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार राज्य सरकार से करवाए। मेरे जितने भी वादे थे, मैं 1-2 वादे को तो नहीं कहता हूं क्योंकि वो नीतिगत निर्णय के आधार पर होते हैं, प्रदेश स्तर के आधार पर होते हैं, उनके कारण मैं नहीं कर पाया। जैसे मेरे वहां जवाई जल की योजना है, लेकिन फिर भी 2016 में जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने हमारे जैन संत रूपकुंज जी महाराज साहब के आशीर्वाद से उसको स्वीकृत किया था, उसको अभी तक पिछली कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि वो योजना पूरी हो, जेतान के क्षेत्र के लोगों को मीठा पेयजल जो पीने के पानी की सुविधा है वो मिले। हमारे स्थानीय व्यक्ति हैं, मेरे वहां 4-4 सीमेंट के बड़े प्लांट हैं, नौजवानों को रोजगार मिले, वहां उनको काम धंधे मिले। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो चलिए, अब आपकी सरकार है, वक्त भी काफी ज्यादा है, अभी 5 साल में 8 ही महीने निकले, तो उम्मीद है कि जो योजनाएं जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं मैं निश्चित ही जो मैंने बात बताई है, हम सरकार में रहते हुए उन वादों को पूरा करेंगे। और मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं और कुछ कर नहीं सकूं, लेकिन मेरे क्षेत्र के लोगों को पेयजल के मामले में आत्मनिर्भर बना दूं, मीठा पानी उन लोगों को मिल जाएगा, तो मेरा सुकून रहेगा। मैं सोचूंगा कि 5 साल मैंने विधानसभा में मैं सत्ता पक्ष में रहा और मुझे संतुष्टि मिले कि मैं उनके लिए ये काम कर पाया। बिल्कुल, तो उम्मीद यही है कि काम होंगे, पूरे होंगे, विकास भी होगा और तेजी के साथ होगा। आरोप चूंकि लगाए जा रहे हैं पिछली सरकार पर, अशोक गहलोत पर, झाबर सिंह खर्रा जी, आप कई आरोप लगाते हैं, फिर चाहे वो फर्जी पट्टे को लेकर हो या अराजकता को लेकर, क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, पिछले कालखंड में लगभग 13 लाख पट्टे बने, 7,000 करोड़ रुपए का राजस्व है हमारी सारी स्वायत्त संस्थाओं को मिला है। लेकिन राजस्थान के आम आदमी की जेब से जितनी मेरे पास जानकारी है, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि निकली है। अब उसमें से अगर आप 7,000 करोड़ को घटा दें तो बाकी पैसा कहां गया होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 501 रुपए में मैंने तो विधानसभा में विपक्ष के सभी सदस्यों को खुला निवेदन किया है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं, नगरपालिका क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने पट्टे लिए 20 पट्टाधारियों से पूछ लें क्या आपको 501 रुपए में पट्टा मिला या ज्यादा पैसा लगा।
ठीक है, लेकिन तो उसमें सबका साथ, उसमें सबका शर्त विकास, एक ही ये रहा थी सेशन का नाम कि वो अपनी अंतरात्मा को जागृत रख के ये प्रश्न प्रदेश के करें लोगों को और फिर उम्मीदें मुझे भी काफी जानकारी ज्यादा दें। है और यही वजह है कि आपको सरकार में चुनकर लेकर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, अविनाश गहलोत जी और जाबर सिंह खर्रा जी, यहाँ पधारने के लिए हमारे मंच पर और सार्थक चर्चा के लिए। आप दोनों से ही निवेदन है कि आप प्लीज स्टेज पर बने रहे और मैं बुलाना चाहूंगी सुधीर शर्मा जी को, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज 18 राजस्थान। सर प्लीज स्टेज पर आए और न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से हमारे इन दोनों ही विशिष्ट मेहमानों को आप मोमेंटो प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाए इस सार्थक संवाद के लिए। और तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि विकास की बात हो रही है, रफ्तार की बात हो रही है। राजस्थान तेजी के साथ आगे बढ़े, ये कोशिश न्यूज 18 राजस्थान की भी। जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि देखिए संवाद जो हो रहा है वो सार्थक है और सार्थक तभी होगा जब जनता बहुत ही बारीकी से तमाम बातों को सुनेगी, क्योंकि बारीकियों से चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर आपके हित की, आपके सरोकार की। और अब बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेशन की ओर। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का, और उम्मीद है कि आप सभी को